हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSTV ट्रिक पर। अब तक हमने जो सवाल लगाए संख्या से संबंधित, भाग से संबंधित और समय से संबंधित प्रश्न लगा चुके हैं। पीछे की जो वीडियो हैं उनमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए हैं। अब आगे अपने प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि अब एक ही दिन शेष है। 7 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है। आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि एक मानचित्र में आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। ठीक है जी। कहता है कि भूमि और मानचित्र, जिस सवाल जो है वो भूमि का है और मानचित्र का है। सीधी बात है कि भूमि पर कोई दूरी ज़्यादा होगी तो मानचित्र पर हमें वो कम दिखानी होगी। मानचित्र पर हमें कम दिखानी होगी। ये कहता है कि भूमि पर जो है वो 125 किलोमीटर को दर्शाता है, लेकिन एक मानचित्र में आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 125 सेंटीमीटर जो है वो भूमि पर 125 किलोमीटर के बराबर है। हमें बतानी कि 2000 किलोमीटर दिखानी है कि जो मानचित्र पर दूरी है, मानचित्र पर 2000 किलोमीटर की दूरी को हमें दिखाना है। सीधी बात है, 125 किलोमीटर 1/2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, आधा सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये दूरी हमारी बन जाएगी 2 गुणा 125 किलोमीटर। जी कह सकते हैं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 250। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर। लेकिन ये 250 को हमें किस में बदलना है? 2000 में बदलना है। कितने में बदलना है? 2000 में बदलना है। तो भाई हमारी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में बदल जाएगी। तो देखो, तो 1 किलोमीटर के कितना सेंटीमीटर बनेगा? तो सीधी बात है 1/250 सेंटीमीटर। अब जितने किलोमीटर उतने किलोमीटर बना लो। देखो 2000 किलोमीटर, 2000 का इधर गुणा तो 2000 का ऊपर गुणा बट्टे 250 सेंटीमीटर। देखो 0 से 0 कटा, 25 से 200 कटे, कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है कि 8 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा। ठीक है। एक और सवाल है जी, और देखते हैं कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर दर्शाता है। यानी कि आधा सेंटीमीटर की बात करें तो क्या किलोमीटर को दर्शाता है? 200 किलोमीटर को दर्शाता है। हमें बताना कि 1800 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर कितनी होगी। तो सीधी बात है 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालें तो 1 किलोमीटर बराबर होगा 1/2 गुणा 200 सेंटीमीटर। हमें चाहिए कितने का? तो 1800 किलोमीटर बराबर होगा 1800 बट्टा 2 गुणा 200 सेंटीमीटर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से 18 कटे 9 बार, तो जी कह सकते हैं 9/2 सेंटीमीटर। अब 9 सब ऑप्शन हमारे देखो किस में दे रखे हैं? 4 सेंटीमीटर गलत होगा, क्योंकि 9/2 सेंटीमीटर है। तो जी कह सकते हैं मिश्र भिन्न में बदल दें तो 2 चौकू 8, कितना शेष बचा? 1, तो 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं कि राघव ने बाजार से एक सेब खरीदा। उसने 2 समान भाग किए, आधे भाग को 2 बराबर भागों में बांट दिया। यदि सबसे छोटे टुकड़े का भार 50 ग्राम हो तो सेब का कुल भार होगा। तो सेब का कुल भार होगा। सीधी बात है कि एक कोई सेब है, एक कोई सेब है, इस सेब का क्या काम करा? आधा कर दिया। आधे का मतलब 1/2 इधर, 1/2 इधर। अब जब आधा भाग है और ये कहता है कि जो 2 बराबर भागों में बांट दिया, आधे भाग को भी 2 बराबर, अगर मान लो हमारे पास ये आधा भाग आया, ये आधा भाग आया, इसे हमने 2 बराबर भागों में बांटा तो कितना कितना बटा? तो 1/4
और 1/4। ठीक है जी। कहता है कि सबसे छोटे टुकड़े का भार 50 ग्राम है, तो जी कह सकता है कि 1/4 का भाग कितना है, 50 ग्राम है। तो सेब का कुल भार, तो सेब अपने आम में कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 50। उत्तर होगा 4 पंजे 20, 200 ग्राम, 200 ग्राम। आगे देखते हैं अगला सवाल कि 200 और 400 के बीच 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज भागित 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा। तो सबसे पहली अगर हम बात करें सार्वगुणज, तो सार्वगुणज अगर सबसे छोटे सार्वगुणज की बात करी जाएगी, सबसे छोटे सार्वगुणज की बात करी जाएगी, तो जा का मतलब होगा लासा, का मतलब होगा लासा। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड की बात करी जाएगी तो इसका मतलब होगा मासा। इतनी बात याद रख के चलनी है। दूसरी बात, अगर हम गुणज की बात करें, गुणज किसी भी संख्या, अगर किसी एक संख्या का गुणज पूछा जाए तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे अगर कही जाए कि 5 के गुणज बताओ, 5 के गुणज बताओ, तो 5, 10, 15, यानी वह प्रत्येक संख्या जो 5 से कटी जाए। तो ऐसे ही होती है कि 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और भी सार्वगुणज गुणज निकल आते हैं गुणज। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा या ऐसी संख्या जो कटी जाए। तो जी कह सकते हैं ऐसी संख्या गुणज का मतलब क्या है, गुणज का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 30, 45 और 60 तीनों से कटी जाए, ऐसी संख्या जो 30, 45 और 60 तीनों से कट जाए, वह संख्या हमारी कहलाती है गुणज। तो लासा, अगर हम लासा निकालें 30, 45 और 60 का लासा निकालो, तो लासा कैसे निकालते हैं वो बताइए कि 30, 45 और 60 काटो, मान लो 5 से काटे ना, 5 × 30, 9, 12। अब कितने से कटेगी, 3 से, 2, 3, 4। अब कितने से कटेगी, 2 से, 1, 3, 2। ठीक है। अब ना कट रही तो अब जो बची संख्या उन सबका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। तो जी कह सकते हैं जो लासा आया वो आया 180। अगर बात करेंगे सबसे छोटा सार्वगुणज वो कितना होगा, 180। सबसे छोटा सार्वगुणज 180। लेकिन ये कहता है 200 और 400 के बीच बतानी है, कि 200 और 400 के बीच बताना है सबसे छोटा सार्वगुणज। तो अब कैसे निकालेंगे, हमें ये तो पता चले कि इन सब का सबसे छोटा सार्वगुणज 180 होगा, लेकिन जो 180 है वो 200 और 400 के बीच में नहीं है। तो फिर हम ये देखेंगे 180 का पहाड़ा क्या, 180, 180 के दूना कितने होंगे, 360। तो 360 देखो 200 और 400 के बीच में कितने बने, 360 बने, 360, यानी ऐसा सार्वगुणज 360 होगा। तो एक का मिला में 360। अब भागित, भागित करेंगे 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड के लिए बात बताई मासा, या ऐसा हम याद रखते हैं जब गुणनखंड की बात आए तो वह प्रत्येक, तो वह ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काटे दे, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काटे। और गुणज की जब बात आए तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कटी जाए, यानी जो संख्या दे रखी वो पूर्णतः काटे दें। ठीक, तो गुणज, और खुद कटी जाए तो गुणनखंड। तो 15, 24 और 45 का हम मासा बताने, सारा गुणनखंड बताने कौन सा होगा। तो सीधी बात है, कॉमन देख लो, ऐसी संख्या जो तीनों को काटे दे, या तो फिर हम उसी तरीका से करें कि 15 के देखो 3 × 5, 24 कह सकते हैं 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, और 45 3 × 3 × 9 पंजे 45। देखो प्रत्येक में कौन सा है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो ये कह सकते हैं सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा।
3 से भाग 2, 3 से भाग 360 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 120, 120 उत्तर होगा 120। तो सार्वगुणज जो सार्वगुणनखंड से प्रश्न आता है सी टेट में, तो हमें याद रख के चलना है कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। अब कौन सी संख्या, जैसे दो संख्या मान लो 2 और 3 का अगर हम देखें सार्वगुणज, तो 2 और 3 का 6, 2 3 6। तो ऐसे हैं कि जब सार्वगुणज की बात करेंगे तो लासा, सार्वगुणनखंड की बात करेंगे तो मासा, निकाल देंगे, उत्तर होगा हमारा। एक और देखो जल्दी से, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर होगा, हमें इन्हीं का बताना है। तो 5, 10 और 35, 5 से काट 1 2 7, और तो कुछ है नहीं, तो 5 2 10, 10 सत्ते 70। जी कहते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज 70 हो गया, कितना है 70। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड निकालो तो सार्वगुणनखंड 5 का 5 ही रहेगा, 10, 5 गुणा 2 35, 5 सत्ते 35। तो इसमें कॉमन कितना है 5, 5 कॉमन है तो 5। ये कहता है का अंतर, तो अंतर का बताओ, घटाना बताना है। तो 70 में से 5 के कितने बचे, 65 बचे, उत्तर होगा हमारा डी, सही है। अगला एक सवाल और है, पाई चार्ट से सवाल है। ये कहता है यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 80 है तो सफ़ेद भाग तथा नीले भाग का योगफल होगा। ये देखो पाई चार्ट में बांट दिया है, 1/2 लाल है, 1/4 पीला है, 1/8 नीला है, 1/2, 1/8 सफ़ेद है। तो ये कहता है लाल भाग 80 है, यानी कि 1/2 भाग 80 है, तो एक भाग पूरा कितना होगा 80 गुणा 2, यानी ये कह सकते हैं 160। पूरा जो पाई चार्ट है वो 160 है। अब ये कहता है कि हमें नीला और सफ़ेद सफ़ेद भाग और नीले भाग का योगफल, तो 1/8 1/8 जाएगा, मतलब कितना 1/4। अगर दोनों का योग करें तो 1/4 ही बचेगा, तो ये कितना बचा 4 चौक 16, यानी उत्तर होगा हमारा 40। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कोई एक भाग पूछता तो हम एक भाग बता देते, अगर वो कहता है कि योगफल बताओ या अंतर बताओ तो उन भागों को हटा करके हम बता देंगे। अगला सवाल देखते हैं अपन, क्या रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कार की पार्किंग दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है। यानी कोई एक रेलवे स्टेशन है जिसकी पार्किंग में कार की पार्किंग दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है। जैसे 2 घंटे तक अगर कोई कार खड़ी करता है तो 50 रुपये लगेंगे, 2 घंटे से अधिक और 5 घंटे तक अगर कार खड़ी रखता है तो 75 रुपये लगेंगे, 5 घंटे से अधिक और 8 घंटे तक अगर कार खड़ी करता है तो 10 रुपये अतिरिक्त प्रति घंटा लगेगा। अगर 8 घंटे से अधिक और 12 घंटे तक अगर खड़ी करता है, यानी 8 घंटा से अधिक और 12 घंटा तक अगर खड़ी रखता है तो वो 150 रुपये देगा। 12 घंटे से अधिक और 24 घंटे तक अगर यदि खड़ी करता है तो 250 रुपये देगा। ये कंडीशन है सवाल की, ऐसा सवाल आता है। तो राघव अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क करता है, यानी वो कहीं जाता है और सुबह 7 बजे पार्क करता है और उसी दिन शाम 4:30 बजे उसे लेने आता है, यानी उसी दिन वापस आ जाता है। तो राघव को कुल कितने पैसे देने होंगे। तो ऐसे सवाल हम सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारी कार या जो गाड़ी खड़ी है वो कितने समय के लिए खड़ी हुई, यानी ये कह सकते हैं 7 बजे खड़ी करके गए और 4:30 बजे ले आए। तो हम सीधी सीधी बात करें कि 7 बजे खड़ी करी, 4 बजे ले आए, तो कितने घंटा हो गए, तो 9 7 16, यानी 4 को हम कह सकते हैं 16, तो 9 7 16, तो पूरे कितने घंटा हो गए, 9 घंटे बने, 9 घंटे। अब वो कहता है 4:30, तो आधा घंटा और है, तो ये कह सकते हैं 9 घंटा 30 मिनट, 9 घंटा 30 मिनट, या सीधी बात करें 9.5 घंटा। उसे कुल जो समय है वो 9.5 घंटा है। अब देखो 9.5 घंटा भाई कौन सी कंडीशन में है, तो 9.5 घंटा है, देखो डी। 2 घंटे तक कोई मतलब नहीं, 2 घंटे से अधिक कोई मतलब नहीं, 5 घंटा से 8 घंटा तक कोई मतलब नहीं, 8 घंटे से अधिक है, यानी 9.5 घंटा मतलब क्या है, 9.5 घंटा का मतलब क्या है, 9 घंटा 30 मिनट। जैसा मतलब है कि 8 घंटा से अधिक है और 12 घंटा तक के बीच में, 8 से 12 के बीच में है, तो कितने रुपए देने होंगे। सीधा सवाल है कि 150 रुपये उसे कुल देने होंगे, इसके अलावा उसे कुछ और नहीं देना होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या है, यानी एक भाज्य और अभाज्य दोनों है,
अब डी ऑप्शन है, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है। देखो ये प्रश्न जो है वो संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित? संख्या। और संख्या से हमने वीडियो बना दी है, संख्या से हमारी वीडियो बन चुकी हैं। वो संख्या का पूरा टॉपिक है, शुरू से लेकर एंड तक की जो संख्याएं हैं वो पूरी की पूरी संख्या मिलेंगी। एक बार वीडियो को जरूर देख लें, 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपकी पूरी की पूरी संख्या क्लियर हो जाएंगी। ये सवाल जो आया पिछली बार ही शायद आया है, तो इसमें कौन सा एक एक के लिए हम बताते हैं। जब भी भाज्य और अभाज्य की बात आएगी, भाज्य और अभाज्य की बात आएगी, तो एक ना भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है कि एक हमारा ना भाज्य है और ना हमारा अभाज्य है। बिल्कुल सीधी बात है कि एक के लिए कंडीशन याद रख के चलनी है कि एक ना भाज्य होगी और ना अभाज्य होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। बस इतनी कंडीशन याद रखना, कोई भी सवाल आ जाए डिग्री से तुरंत लगा दोगे। जी कहता है 3.5, तो 3.5 का मतलब है 3 समकोण। 3 समकोण पूरे चाहिए हमें। 3 समकोण का मतलब कितना होगा? 3 गुणा 90, 3 नम 27, 270 अंश। वो कहता है 3.5, तो आधा समकोण और, तो आधे समकोण का मतलब 45 अंश। जोड़ लो, 5 7 4 11 यानी 315 अंश। उत्तर होगा 315 अंश। सवाल आया पिछली बार कि 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 2 पूरे 2/3 और, तो 2 पूरे का मतलब 2 समकोण 180 और 2/3, तो 2/3 गुणा 90 से निकाल लेंगे। 30 दूनी 60 यानी 180 में 60 और जोड़ देंगे तो कितना बना? 240 अंश बना। ठीक है, जैसे 2 सही 2/3 समकोण, तो 2 सही 2/3 समकोण का मतलब है कि 2 समकोण पूरे और 2/3 और, तो 2 समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 90 अंश, तो 2 समकोण का मतलब 180 अंश। ठीक है, और 2/3 समकोण का मतलब 2/3 गुणा 90। 3 से 90 काटे 30 बार, 3 का 9 30, 30 दूनी 160, तो कितने बने? 240 अंश। तो कैसे भी पूछा जाए, डिग्री की संख्या पूछी जाए, तो हमें सीधी बात याद रख के चलनी है कि एक समकोण में 90 डिग्री होती है। फिर आप जैसे चाहो तैसे निकाल सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अगला सवाल है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ऐसे सवाल में एक एक नियम का सवाल है, एक एक नियम का सवाल है। ऐसा सवाल एक ना एक आता है, फिर वो चाहे कार्य करवा ले चाहे खाना खिलवा ले। ठीक है, चाहे वो कहता है कि इतने आदमियों के लिए इतना भोजन है, तो इतना भोजन कितने आदमियों के लिए होगा। तो ऐसे सवाल आएंगे, तो सीधी बात है ऐसे सवाल को हम सीधे अपने तरीक़ा से करेंगे। ये कहता है 30 दिनों में कराना है, हमारा कार्य हो रहा है कितने दिन में? 48 दिन में। तो जब कोई 48 दिन में कार्य कर रहा है, यानी इधर से ही लिखें तो 48 दिन में कार्य करेगा तो 15 व्यक्ति लगेंगे। अगर 15 और हम जो कहें एक दिन में कार्य कराएं, एक दिन में तो ज़्यादा, तो कितने ज़्यादा? तो जितने दिन उतने व्यक्ति में गुणा कर लो। जी ये कराता कितने में? वो 30 दिन में चाहता कि 30 दिन में कराए दो, तो 30 दिन में कम आदमी लगेंगे, तो कितने कम आदमी लगेंगे? तो 48 गुणा 15/30, तो 15 दूनी 30, 2 से 48 काटे तो कितने बचे? 24। यानी कह सकते हैं 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऐसे सवाल हम खुद को रखना, खुद काम कराने के लिए सोचना कि हम मजदूरों को करके लाए, हमें अपना काम 30 दिनों में कराना है, लेकिन जो मजदूर का ठेकेदार है वो कहता है कि 15 आदमी लगेंगे। अगर 48 दिन में कराते हो तो हम कहते हैं ना हम 30 दिन में चाहते हैं, कितने आदमी लगेंगे? तब वो कहता है कि तो 24 आदमी लगेंगे। कैसे लगेंगे? तो अपना ऐसे कर सकते हो सवाल को। ठीक है, अगला सवाल है, एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। 6240 घन सेंटीमीटर के आयतन को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? देखो ऐसा सवाल जब भी आता है,
ऐसा सवाल जब भी आता है तो हमें एक चीज़ याद रख के चलना है, चाहे वो आयतन से आए, चाहे वो आयतन से आए, चाहे वो क्षेत्रफल से आए, चाहे वो आयतन से आए, चाहे वो क्षेत्रफल से आए। जैसे इसमें कहता है बक्सों को पैक कराता है, मान लो कोई टाइल लगवाए तो वहाँ हमें क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करेगा कि बड़ी आकृति बट्टा छोटी आकृति, यानी कि बड़ी आकृति बट्टा छोटी आकृति, यानी जो हमारे पास बड़ी चीज़ है बट्टे छोटी चीज़ से भाग दे देंगे, हमें उत्तर मिलेगा। अंतर इतना है, अगर आयतन कहता है तो आयतन लगाओगे, क्षेत्रफल कहता है तो क्षेत्रफल लगाओगे। दोनों में देखो आयतन मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल का मतलब केवल इतना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बस दोनों चीज़ें एक ही फॉर्मूला से दोनों से निकल के आई संख्या। किसी भी चीज़ की अगर टाइल लगवाता है तो क्षेत्रफल, बक्सा पैक करवाता है तो आयतन। ये कहता है कि आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर, यानी जो बक्सा है उसकी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये कहता है कि जो आयतन को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, यानी इतने घन सेंटीमीटर की कोई चीज़ है, ठीक है, उसे हमें इन बक्सों में पैक करना है तो हमें कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा जे है कम जे है, बस उत्तर हो गया। तो संख्या बराबर कितना होगा, हमें जे आयतन तो दे रखा है 6240, सीधी सीधी बात है कि घन सेंटीमीटर बट्टा जे दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दो तीनों केवल सेंटीमीटर में, तो हमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 गुणा 8 गुणा 6, 0 से 0 कटा और काट सकते हो, 8 से काट के देखो, 8 7 56, 8 बार और 13 6 78, उत्तर होगा कितने 13, यानी 13 बक्सों की हमें आवश्यकता होगी। तो ऐसे सवाल में बहुत सरल तरीका है, हमें केवल इतनी बात याद, केवल दो चीज़ें पहचाननी कि बड़ा भाग बट्टा छोटा भाग, बड़ा भाग बट्टा छोटा भाग। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि हम एक संख्या को पूर्ण कहते हैं, यानी कोई एक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं यदि वह स्वयं को छोड़कर उसके सभी धनात्मक भाजकों का योग होती है, सभी धनात्मक भाजकों का योग होती है, यानी खुद उसको छोड़ दें तो जो बाकी के उसके जो गुणनखंड होंगे उनका योग होगी। उदाहरण के लिए 28 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 बराबर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हमें जो बतानी, जब 28 एक पूर्ण संख्या है तो अब ऑप्शन है 13 10 9 6, इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या वाली, जब संख्या वाली वीडियो देखोगे तो उसमें पूर्ण संख्या की प्रत्येक बता दी है कि 10,000 तक केवल 4 संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं। एक तो हो गई 28, ये कहता है कि 28 पूर्ण संख्या। अब इनमें से हमें पहचाननी है, हमें सबसे बढ़िया बात ये है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या, गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से 2 गुना हो जाए तो वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो 13 10 9, सीधी सीधी लगाओगे 6 कैसे होती है, देखो 1 2 3 फिर जो 6, लेकिन जो कंडीशन कहता है स्वयं को छोड़कर 6 को छोड़ दें तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि बराबर बैठता है 6 बराबर 6। ऐसे ही 28 बराबर 28। निम्नलिखित कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो कौन सी संख्या 6। हम कहते हैं केवल 4 पूर्ण संख्या याद रखो, 6 28 496 और 81 82। 10,000 तक केवल ये 4 पूर्ण संख्याएँ हैं हमारी, केवल 4 पूर्ण संख्याएँ हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, यानी कि गुणनखंडों का योग दी गई संख्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक गोदाम एक घनाभ के आकार में जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर है, तो 2.8 मीटर और 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ आकार के कितने बक्से गोदाम में रखे जा सकते हैं। फिर आगे संख्या, तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या निकालेंगे बड़ी आकृति। देखो यहाँ 56 मीटर मीटर मीटर, यहाँ देखो मीटर मीटर सेंटीमीटर, तो चाहे तो सब मीटर में बदल दो चाहे सब सेंटीमीटर में बदल दो, उत्तर हमारा आना है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में बदल के कर रहे हैं तो ज़्यादा सरल होगा। तो 56 मीटर का मतलब 5600, केवल 2 जीरो ही तो लगाने हैं,
यहाँ 4200, जहाँ 1000, बट्टा इनका देखो 280 रह जाएंगे, 250 ये सेंटीमीटर में हैं। अब देख लो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 तो कितना बना 600, कितना बना 600। ये देखो 28 दूनी 56, कितना बना 200। एक बार लिख सकते हो 200 गुणा 600 बट्टा 25, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, 25 सब काटेंगे 200 तो कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 छिंग 4800। उत्तर कितना होगा 4800 है। सवाल केवल इतना ही है कि बड़ी हमें केवल बड़ा भाग बट्टा छोटा भाग लगाओ, उत्तर मिल जाएगा। केवल अपने मात्रा के याद रखना कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, उत्तर तुरंत निकलेगा। एक और है जैसा रिया अपनी रसोई के फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। तो फर्श आयताकार है, जैसे कि लंबाई व चौड़ाई 35 मीटर व 25 मीटर है। यदि टाइल की लंबाई और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है तो टाइलों की संख्या देखो, संख्या है बड़ा भाग 35 मीटर है और जी किस्म है सेंटीमीटर है, तो केवल इतने नहीं है 3500, 2500, 70, 50, 1 2, 1 2, 55 25, 7 पंजे 35, 500 गुणा 5, 55 2500, यानी उत्तर होगा हमारा बी 2500। तो ऐसे सवाल जो हैं ये वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देखना, पूरी देखना। लगभग में हर प्रकार का सवाल है, डिग्री है, क्षेत्रफल से संबंधित है, आयतन से संबंधित है कि आयतन वाला सवाल कैसे लगाएंगे, क्षेत्रफल वाला सवाल कैसे लगाएंगे, डिग्री वाला सवाल कैसे लगाएंगे, संख्या के भी सवाल हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 या 3 बार देख लेना। इसी वीडियो से कम 15 में से लगभग 10 या 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। धन्यवाद।